जो छुपाने की कोशिश की जा रही है उतना तो चली जाती So you can get that. ऐसे ही है। चलिए सर, फाइनेंस एक्ट के बारे में ज़रा डिस्कशन करते हैं। इस फाइनेंस एक्ट का सर मीडिया के अगर सुने तो इसका बहुत इशू था, मतलब गवर्नमेंट, पीडीआई की गवर्नमेंट चाहती थी इस फाइनेंस एक्ट से पहले इलेक्शन हो जाए, और ये गवर्नमेंट चाहती थी कि हम थोड़ा आवाम को रिलीफ दें, फाइनेंस एक्ट के जरिए कुछ थोड़ा वोट बैंक बढ़ाएं, उसके बाद हम जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएं। तो सर आमतौर पे ये परसेप्शन होती है कि जो भी फाइनेंस एक्ट इलेक्शन के साल में आता है ना, वो रिलीफ का होता है और वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता, और जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो उसको ओवरराइड कर देती है। तो सर आपके ख्याल में ये जो करंट फाइनेंस एक्ट है, क्या ये प्रैक्टिकल है और ये सही है, या फिर ये भी इलेक्शन के लिए वोट बैंक हासिल करने के लिए ही एक एक्ट आया है जो कि ओवरराइड कर दिया जाएगा आफ्टर इलेक्शन? Well, Danish, I'll be open. I think it differently. देखो, ये परसेप्शन होना कि जी इलेक्शन ईयर के प्रैक्टिकल बजट नहीं होता. देखो, whoever the government is who is tabling that budget, and if he also that government comes after the election and assume that the budget was not practical, so how would that government would handle that post budget scenarios and post election scenarios provided के वो practical नहीं है. So I can say कि थोड़ा बहुत comparatively जिसे अवाम दोस्त कहा जाता है वो element जरूर होता है, but I would not say कि practical नहीं होता या impractical होता है, because ultimately before elections 2-3 months or few months before elections, nobody can forecast what would be the outcome of the elections. ठीक है, आपको ideas होते हैं, but ultimately if the same company, same government comes post elections, तो उसी ने इस बजट को लेके चलना है. तो अगर वो impractical करेगा तो अपने लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना करना चाहेगा. सर वो भी मिनी I बजट feel क्या चीज? मिनी बजट का भी तो सर कॉन्सेप्ट है ना, वो जो बाद में आता है. हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि वो तो चलता रहेगा ना. फिर उसके लिए प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल, यानी इफ यू रिकॉल पिछले 5-6 साल में, तो मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर क्वार्टरली बजट आया और इलेक्शन तो नहीं होने होते थे. सो यानी बीइंग एन एडवाइजर्स, हम लोगों के लिए कई दफा डिफिकल्ट हो गया था टू कीप आवरसेल्व्स अप टू द मार्क, बिकॉज इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही थी. एवरी क्वार्टर देयर वाज सम मिनी बजट और बजट कमिंग इन. तो आप then after another quarter, another budget coming in, new regulations coming in. So it was not only a tough task from the entrepreneur's perspective, but from the government perspective, as well as from the perspective of the advisors. So overall, that was a complication, but you can say it has been happening, and I hope so कि mini budget का इतना ना चले, और मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए इतनी फ्रीक्वेंसी को. सर अब ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं ना ये हमारे लॉज में, और उसका इम्पैक्ट जो है वो सारे सफर भी करते हैं. अच्छा सर, Yes. सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो टैक्सेस हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, सच बात है, लेकिन सही बात. गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज क्यों करने पड़ते हैं? क्यों क्यों अपनी ये आवाम पर उनको बोझ डालना पड़ता है, कंपनीज के प्रॉफिट्स कम करने पड़ते हैं, इसकी वजह क्या है? देखो, टैक्सेस क्यों डालने पड़ते हैं? गवर्नमेंट क्यों इम्पोज करती है टैक्सेस? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. गो और एनालाइज द रीजन्स जहाँ पे सालों से टैक्सेस नहीं थे. आप मिडल ईस्ट चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, ये सारे रीजन में. बट नाउ द सिनेरियो इज के they introduced VAT few years back. Now they are up to introducing corporate tax. So effectively देखें, गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट्स करने हैं, गवर्नमेंट ओन्ड प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसमें या तो डोनर्स की तरफ से पैसा आएगा, या टैक्सेस की फॉर्म में आएगा, या कोई जेबी पार्टनर्स आएंगे इफेक्टिवली. सो और हर प्रोजेक्ट में जेबी पार्टनर या डोनेशन पे नहीं, डोनर्स की तरफ से फंड्स नहीं आते. तो गवर्नमेंट हैज टू रन हिज ओन अफेयर्स.
अब आप उस पर फर्दर ये कह सकते हैं कि जी बहुत सारे मुल्कों में जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं उनसे फिर बहुत सारी फेवर के काम भी किए जाते हैं, ठीक है, और वो यूटिलाइजेशन नजर आती है ऑन 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 द पीपल ऑफ दैट कंट्री। हमारे मुल्क में आप ये कह सकते हैं कि उस तरीके से नहीं होता। मेरा उसका जवाब आपको ये होगा कि आई 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 एग्री विद दैट, बट दूसरी तरफ से फिर हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो कितनी है, हम फिर कितने लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। यानी हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि जी मेरी गवर्नमेंट भी वही काम करे, वही फैसिलिटीज दे, वही हेल्थ फैसिलिटीज दे, वही रोड्स नेटवर्क दे, सारा कुछ दे, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, हमारा एक मेजर परसेंटेज, जिसे मैं पैरेलल इकोनॉमी कहता हूँ, वो टैक्स नहीं देता और वो टैक्स में आना भी नहीं चाहता। सो इफेक्टिवली इट्स अ चिकन एंड सिचुएशन। उसको हैंडल करने के लिए अगेन अल्टीमेटली आई वुड से कि टैक्सेस देने पड़ेंगे to utilize those taxes for the favor of the country, for the people of the country. बट दूसरी तरफ फिर ये भी करना पड़ेगा कि आपको अल्टीमेटली ये जो पैरेलल इकोनॉमी है और जिसको आप कहते हैं कि जी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, उसको कम से कम करना पड़ेगा, उसको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा अल्टीमेटली, बिकॉज that would not only increase the tax revenues but also would affect positively on those taxpayers जो बेचारे अरसा दराज से टैक्स दे रहे हैं, लाइक कॉर्पोरेट्स हो गए, कुछ कॉर्पोरेट्स हो गए, या आप बात करते हैं सैलरी टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, तो इफेक्टिवली जनरल परसेप्शन है कि जी जो लोग आते हैं उन्हीं पे टैक्स लगी जा रहा है, रेट बढ़ी जा रहा है, या वन वे और दी अदर वे एग्जेम्पशंस खत्म करी जा रही हैं, ठीक है। उसको मिटिगेट करने का यही तरीका है कि आप और लोग जो कि टैक्स नेट में नहीं हैं या सेक्टर्स जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए अल्टीमेटली। बट यस, टैक्सेस, आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको और सेक्टर्स को टैक्स में लाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टैक्स कंसील करना, उसको बचाना या उसको अवॉइड करना, ये पाकिस्तान के एक माशरे में एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। तो सर ये इस परसेप्शन को कैसे दूर करना चाहिए कि हमें टैक्स देना चाहिए? क्या लोगों को गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं है, या हमारी सोसाइटी में इसको शायद सही तरह से टैक्सेशन को सही तरह प्रेजेंट नहीं किया जाता? क्या वजह है कि लोग टैक्स कंसील करना पसंद करते हैं? Actually, there are two ways to look at it. देखें, बहुत सारे लोग टैक्स देना चाहते हैं, ठीक है, वो शाय अवे करते हैं कि जी अगर मैं टैक्स नेट में आ गया तो सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेशंस बाय द टैक्स अथॉरिटीज है, उससे शाय अवे करना चाहते हैं कि एक दफा मैं टैक्स नेट में आ गया, पता नहीं क्या नोटिस आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और देन इट वुड बी अ विशियस सर्कल जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक ही है। देयर इज अनदर सेक्टर और द क्लास आई वुड से जो टैक्स देना नहीं चाहती, ठीक है, उसमें ये कॉम्प्लिकेशन का फैक्टर अपनी जगह है, बट दे थिंक कि जी ऑन द नेगेटिव सेंस कि वी डोंट वांट टू पे टैक्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को मोस्ट प्रोबेबली पहले उस क्लास को टच करना चाहिए जो टैक्स देना चाहती है बट फैसिलिटेशन भी चाहती है। तो आई थिंक वी नीड टू हैव सिस्टम्स, सिंप्लीफाइड सिस्टम्स। मैं, इफ यू आस्क मी, मेरा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें कि जी आपके लॉज कम होने चाहिए, सिंप्लीफाइड होने चाहिए, इंप्लीमेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इट्स वाइस वर्सा, हर दूसरे दिन नया कानून बन जाता है, पुराना इंप्लीमेंट नहीं होता, नया भी इंप्लीमेंट नहीं होता। सो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। जब ये आप कर लेंगे तो मेजॉरिटी आपके जो एंटरप्रेन्योर्स या लोग हैं, they would love to get into the tax net and pay their share. As far as the other class is concerned, जो somehow tax avoidance की तरफ अगर देखते हैं, उसके लिए you have to have a fool proof system कि जी वो इवेजन ना हो, जिसमें डिजिटलाइजेशन आएगी, आपके डिफरेंट सेक्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप ये करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कम होती जाएगी। सो आई फील कि इट्स बोथ वेज,
और अल्टीमेटली क्रक्स ये निकलेगा कि आप जितना सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, उतना रिजल्ट आप दोनों क्लासेस से पॉजिटिव ले सकेंगे। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीज़ें सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो उनका फोकस बिजनेस लाने की तरफ और करने की तरफ वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि इन इन जो ये उलझने हैं इनमें इन्वॉल्व होकर अपना टाइम जाया करें और ये ऑल है। अच्छा सर, अब ज़रा से ये फाइनेंस एक्ट की तरफ आते हैं कि सर इसमें ना लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कि अभी स्ट्रगल कर रही है क्रॉसपॉन्ड प्रीवियस ईयर फॉर द सेम पीरियड, क्योंकि लास्ट ईयर ग्रोथ कुछ अच्छी थी, इस दफा थोड़ी कम है। और सर इसके बाद अब उन्होंने उसको फैसिलिटेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन सर अब जो 50 मिलियन से ऊपर आई गेस उन्होंने एक सुपर टैक्स जो है ना उसकी रेशियो बढ़ा दी है। इसी तरह उन्होंने जो बोनस इशू करते थे उस पर भी 10% जो है वो टैक्स लगा दी। सर आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस सेक्टर पर? देखिए, एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसर्न, बोनस शेयर्स पे यस टैक्स लगा, विच इज प्राइमरीली उन्होंने आई फील लाइक कि उसका रैशनल ये है टू गेट मोर एक्टिविटी इन द मार्केट। वो ये रहा था कि कंपनीज के बहुत सारे रिजर्व्स थे और व्हाटएवर डिविडेंड पे आउट नहीं हो रहा था। सो उसमें यस, अनदर एंगल इज कि दैट दोज थिंग्स आर टू बी यूटिलाइज्ड by the companies in their different expansion plans, business plan and everything. So you can say कि इसमें there is a difference of opinion between the entrepreneurs and the taxing authorities. Taxing authorities ने एक tool निकाल लिया है जिसमें 10% बोनस को आपने टैक्स लगा दिया। देखें, उसका बोनस शेयर्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि जी it's a must pay tax. It will be triggered on a certain event. Or bonus issue karna is not a compulsory event for any organization. You can pay dividends or whatever. So अगर आप उसको सामने रखते हुए तो that's bonus shares are not going to affect overall activity of the manufacturing sector unless and until you actually go for that. और अगर आप इसको पीछे भी देखें तो 3-4 साल 5 साल पहले आई थिंक बोनस शेयर्स पे पहले भी टैक्स लगा था, ऑल्दो इट वाज टेकन बैक एट दैट टाइम। दूसरा आपका पॉइंट था सुपर टैक्स का। यस, सुपर टैक्स इज अ टैक्स, इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये आता जाता रहा है, यानी इसको हमेशा से कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ, और ये पिछले मेरे ख्याल में 7-8 सालों से वन ऑफ खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, इट्स कंटिन्यूइंग, यानी 2 साल पहले था कि जी ये 2 सालों में खत्म हो जाएगा, इसको रिड्यूस करते जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आपका फ्लड की सिचुएशन आ गई लास्ट ईयर, उसको एक रीजन दी गई एंड रीजन के बाद फिर उसको ये टैक्स दोबारा अलाइव किया गया। अब उसको जो आप कहते हैं कि जी अगर आप जो इस बिल में अगर आप क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो इट्स अक्रॉस द बोर्ड। पहले 4% और 10% की क्लासिफिकेशन थी जो लिटिगेशंस में भी गई। अब उन्होंने ये किया है कि स्लैब्स कर ली हैं, एवरी सेक्टर एवरी पर्सन हैविंग सर्टेन स्लैब मोर देन इनकम मोर देन दैट पर्टिकुलर स्लैब, दैट वुड बी क्लासिफाइड इन फॉर सुपर टैक्स। सो यस, दैट इज गोइंग टू स्टे, बट इसका जो रैशनल है आई थिंक अभी तो गवर्नमेंट को एक रैशनल मिला हुआ है कि जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं due to floods and reserves issues, but it needs to be considered as soon as these problems are overcome by the government in any form. So I would still state it is a temporary sort of a tax. I hope next year, this saal, there should not be any floods and our reserve situation get better. So अगर ये हो जाता है तो it would be difficult for the government to justify also its levy. So I don't see it's going to be for many years, provided we don't have any unfortunate events in the country. अच्छा सर, गवर्नमेंट्स ने क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट, सर इलेक्ट्रिसिटी को हम बनाने के लिए हम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं डॉलर्स में, और उसके लिए सर वो आजकल एक इशू भी काफ़ी आ रहा है कि जी मार्केट्स 8 बजे बंद करें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है। इसके अलावा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक सीरियस लगती है और इसकी तरफ स्टेप्स ले रही है कि किसी तरह हम
जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल उसको बचा सके। और इसी सिलसिले में उन्होंने ये सोलर सेक्टर में रिबेट्स दिए हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म की हैं। आपको क्या लगता है सर, ये जो स्टेप है ये इंकरेज करेगा इस सेक्टर को, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हम देख सकते हैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका लॉन्ग रन में? आई थिंक देखें, इट्स नॉट ओनली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये समहाउ आई थिंक हम पिछले 1-1.5 साल से सो कॉल्ड क्लीन एनर्जी पे समहाउ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सक रहे, बल्कि एक्चुअली हम जो एक्शंस ले रहे थे दे वर अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर आइडियाज जो कि इंटरनेशनली लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री, इट इज गोइंग टू बी benefit for the environment also, and ultimately देखें, ये हमारे मुल्क में नहीं लोग कर रहे हैं, यानी ठीक है आप दूसरी कंट्रीज में बात करते हैं तो शायद environmental फैक्टर ज्यादा हो, बट हमारी तरफ तो आप इट्स गोइंग टू रिजल्ट इनटू चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकली, जिसकी वजह से फिर आपकी जो आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंपोर्ट बिल पे आपको अल्टीमेटली इफेक्ट करता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप, और मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल है कि नॉट ओनली सोलराइजेशन, एक यानी आई थिंक आप ईवीज की बात करते हैं या इस तरह से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स या स्टार्टअप्स या आगे जाके इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, उस पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और इस बजट में जो आपकी इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज कम की गई हैं, कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, that's I would say a very good step, and ultimately it would open up little bit this particular sector जिसमें पिछले 1-1.5 साल से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी because of the excessive levy by the regulator. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर ये देखा गया है कि जो ये नून लीग की गवर्नमेंट है ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ना और इसकी तरफ कुछ थोड़ा सा इनका रुझान है। तो वैसे सर आपको, मेरा ख्याल है कि जितनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जा रही है, सोलर पैनल लोगों को कंसिडर करने चाहिए, लगवाने चाहिए, और इर्द गिर्द जहां मैंने देखा है सही चल रहे हैं। देखें, वो तो अब हो रहा है, आपकी नेट मीटरिंग आई हुई है, इट्स नॉट ओनली हाउस होल्ड पे बहुत सारे चल रहे हैं, फिर बहुत सारी बिकॉज ऑफ देखें महंगी बिजली की वजह से आप जिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं उनकी कंपेटिटिवनेस अफेक्ट करती है, ठीक है, और इट नॉट ओनली अफेक्ट्स देम इन द लोकल मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में दे बिकम अनकम्पेटिटिव, सो अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट करती है। सो इट्स एक्चुअली एन इशू जिसको आप सिर्फ इंपोर्ट बिल से रिलेट नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। सो नॉट ओनली इकोनॉमी पे बल्कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से आपको पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। सो अल्टीमेटली आई थिंक ये होना चाहिए, और ये हमारे मुल्क में नहीं सारी दुनिया में। इट्स ओके। अच्छा सर, ये ना यूथ एंटरप्राइज की डेफिनेशन में उन्होंने यूथ की जो एज है ना सर वो 30 इयर्स रखी है। तो सर yes. ये तो मुझे तो ये बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं सर मेरा ख्याल है उनकी एज अप्रोक्सीमेटली 27-28 साल होते हैं। 30 इयर्स में तो ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जो भी प्रोविजन आई हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए आई है और इसका कोई एक्चुअल बेनिफिट कोई ले नहीं पाएगा। आपका क्या ख्याल है सर इस बारे में? क्योंकि 30 इयर्स में आमतौर पे लोग जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, जो परस्यू करना चाहते हैं उससे पहले कर चुके होते हैं। अच्छा, डू यू रियली थिंक अब ऐसा ही है? बिकॉज अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, जनरेशन हैव चेंज, ठीक है, आप देखें मिलेनियल्स आए, जनरेशन जी आई, एक्स, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, they have a different mind frame, and considering those technology things coming in, I feel के हाँ अब जो जनरेशन, आई मीन इवन बिफोर 20 या अर्ली 20s, इन लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पीपल जो हमारे से पहले हाँ यहाँ हमारी जनरेशन में थी प्रैक्टिकली। वहाँ तक शायद आपकी बात मुझे समझ आती थी।
आई फील के आप स्टार्टअप्स के पर्सपेक्टिव से भी देख लें, देर आर अदर एवेन्यूज जिसमें बहुत सारे लोग 25 साल onward they are doing some initiatives, or they are raising a lot of funds from the different hedge funds and everything. So देखें, इसमें important point, जो बहुत important point है, वो ये है कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट में सपोर्ट करें। तो इसको आप दूसरे एंगल से सोचें कि एक बिजनेस 26 या 27, जैसे आपने कहा 27 साल की उम्र में शुरू होता है, तो शुरू के 3 साल 4 साल बहुत टफ होते हैं इफेक्टिवली। सो उसमें अगर आप टैक्स बर्डन की तरफ चले जाते हैं तो दैट्स एन एडिशनल हैसल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दैट पर्सन। सो इसको आप उस एंगल से देखें कि एक बिजनेस स्टार्ट किया एक यंग एंटरप्रेन्योर ने, उसको आपने स्टार्ट में रिलीफ दे दिया कि वो सिर्फ अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ फोकस करे या इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फोकस करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पार्टनर, उन पे फोकस करे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रबल ऑफ टैक्सेशन। तो आप उस एंगल से सोचें कि एक एरिया आपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को कह दिया कि यार यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट, अपने चीज पे फोकस करो। 30 साल की एज तक इट शुड बी एट अ सर्टेन लेवल, देन जब उस स्टेज पे चला जाता है तो अल्टीमेटली देयर, यानी व्हेन यू आर मेकिंग मनी देन यू हैव टू पे टैक्स। सो इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट द स्टेज। सर ये इंडिविजुअल्स ओवर 30 इयर्स है या फिर मुझे मिस्टेक लगी है कि ये जो एप्लीकेबल होता है अप टू 30 इयर्स है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, ओवर तो फिर वही मैं भी इसलिए मैं कह रहा था यार, फिर तो मेरी वो पूरी बात ही irrelevant हो जाती है, छूटने गई है। ऐसे ही ऐसे ही। सर आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जरा बात करते हैं। जी जो टैक्स कलेक्शन इशू को हमने टच किया, लेकिन इसके बारे में सर जैसे अभी मैंने नोट किया कि आपका ओपिनियन भी सर शफर जैदी जैसा ही है कि डॉक्यूमेंटेशन से ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सकती है। लेकिन जो असद उमर हैं, जो प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीटीआई के, उनके कहने के मुताबिक अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा, तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, डॉक्यूमेंट ये मैंने स्टार्ट में भी आपसे बात की थी कि व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन। वन इज सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन एंड द अदर वन इज कि आप 1500 डॉक्यूमेंट्स कह दें और वो एक जिसे कहते हैं ना एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आप एक्स्ट्रा एक ऐड कर दें, वो टैक्सेशन का एरिया हो। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि उससे आपका ना सिर्फ मकसद डॉक्यूमेंटेशन का अचीव हो, बल्कि आपकी प्रैक्टिकली ये जो पैरेलल इकोनॉमी वाला मसला है वो भी ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाए। सो आई वुड से कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, साथ ही इट शुड बी सिंप्लीफाइड। इट शुड नॉट बी कि डॉक्यूमेंटेशन होनी है तो 200 डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ दें, 200 साइड 600 किस्म के आपके फाइलिंग्स करनी पड़ दें। आई थिंक उस पे यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। रेस्ट तो वंस इट सिंप्लीफाइड automatically it somehow reduces a lot of hassles and give an opportunity from the regulator perspective to get more people into the tax net. बिल्कुल सही है जो आपकी सजेशन है ना, सिंप्लीफाइड अप्रोच, ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में सर जो अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो उसका एडवांटेज ले जाते हैं। सिंप्लीफाइड हो और उसको अच्छी तरह से उसको अप्लाई अगर गवर्नमेंट करा सके तो शायद ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, इजंट इट? ट्रू, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अच्छा सर, अब जरा ऐसा सर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाती है, हम कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर हमारी जो है मेन एक्सपोर्ट्स हैं। बल्कि इसके बारे में आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि असद उमर का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो वो चाइनीज लोगों के साथ मिलने गए, तो उन्होंने कहा जी बायलैटरल ट्रेड की तरफ आप फोकस करें, हम आपसे बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हमसे कुछ चीज़ें लें। तो उन्होंने कहा जी आप बताएं हमें आप क्या दे सकते हैं। तो वो कहते हैं लिटरली हमने एवेल्युएट किया तो
हमें लगा कि हम उनको कुछ नहीं दे सकते। तो सर आपके ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि कल को इमर्ज होकर एटलीस्ट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज हैं इसको तो रिजॉल्व कर सके? अभी क्या हो रहा है सर, हम इतनी हैवी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट्स करने की बजाय हम लोकली बेच देते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाता है, फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है और वो इशू सारा चली जा रहा है। सर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे, उसको इवॉल्व करे, तो वो आज से 10-20 साल बाद इस कंट्री को सपोर्ट कर सकता है, इस कंट्री का हाथ बता सकता है? देखें, मैं आपको सीरियसली बताऊं, शायद एक सेक्टर नहीं है, एक से ज्यादा सेक्टर्स हैं। एंड आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि एक सेक्टर नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है। सो इफेक्टिवली अगर आप देखें, वन ऑफ द मेजर सेक्टर इज योर ह्यूमन रिसोर्स, आपके लोग, स्पेशली जिस एज ब्रैकेट में इस मुल्क की आवाम है, दे आर यंग पीपल, ठीक है, एंड दे आर एजुकेटेड पीपल। दैट इज वन ऑफ द मेजर, आई वुड से, एरिया जिस पे हमें मजीद काम करने की जरूरत है, ना सिर्फ इस मुल्क में, बल्कि आई वुड से कि हम देखें, हम आजकल बहुत ज्यादा वो कहा जा रहा है कि जी बहुत सारे लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, या यंग लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखें, लुक एट अनदर एंगल ऑन दिस। आप एग्जांपल्स ले लें अपनी नेबरिंग कंट्री की। आपका ये ख्याल है कि अब जो उनकी सूरत हाल है ये हमेशा से ऐसी थी? देयर वॉज अ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम दैट कंट्री। दैट्स द रीजन कि आज बहुत सारे लोग डिफरेंट मुल्कों में बहुत अच्छी पोजीशंस पे वहां बैठे हुए हैं। आई मीन इवन सो मच सो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि पहले लोग एक मुल्क से एजुकेटेड लोग बने, दे मूव्ड आउट ऑफ कंट्री एंड दे देन contributed towards the growth of that country while sitting outside. एक तो मिसकंसेप्शन इस मुल्क में ये है कि जी जिसने कंट्रीब्यूट करना है वो इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करना है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप बाहर जाके भी इस मुल्क के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन यू कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट इन अ मैनर कि जी आप वहां जाके पाकिस्तान में कुछ सेटअप बना सकते हैं, बैक ऑफिस शेयर्ड सर्विसेज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं करते, आप बाहर जाके यू कैन बी अ रीजन फॉर जॉब क्रिएशन फॉर द पाकिस्तानीज। अल्टीमेटली ये भी प्रोसेस हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इनटू एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी टू योर कंट्री। एक आपका ये होगा सर। लेकिन दूसरा, 1%, सॉरी सर कट कर रहा हूं सर, 1% ये भी है कि अब जैसे इमरान खान भी अपनी तकरीरों में ये काफी दफा कहते हैं कि अगर बाहर से जो लोग हैं वो पाकिस्तान में पैसे भेज दें तो पाकिस्तान के ये कर्जे वगैरह उतर जाए एंड ऑल दैट। सर जो बाहर सेट हो जाता है वो फिर पाकिस्तान में आना पसंद भी नहीं करता, क्या ये परसेप्शन ठीक है या गलत? इफ यू आस्क मी, आई डिसएग्री, क्योंकि इसको यूनिवर्सली कहना कि जी जो बाहर सेटल हो जाते हैं वो पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता, दे माइट बी सर्टेन परसेंटेज, बट आई डाउट कि शायद कोई परसेंटेज नहीं है। अपने मुल्क से मोहब्बत सबको है, ठीक है। सो दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि जी जो जाके पाकिस्तान में आना ना चाहें। It's practically the important part here is that you need to create an environment, facilitation for those non-resident Pakistanis. जैसे अगर आप इस बजट की आप बात करें तो एक कॉम्प्लिकेशन थी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसकी विदहोल्डिंग होती थी। अब नॉन रेजिडेंट ने पाकिस्तान में टैक्स देना ही नहीं, तो उसकी विदहोल्डिंग करके क्या करना है आपने? रिफंड ही क्रिएट होगा ना प्रैक्टिकली। सो दैट्स, अगर आप इस बजट से आप उसको लिंक करें तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जी आपने कहा कि यार जरूरत नहीं है ना वो पाकिस्तान में उसकी कोई इनकम आ रही है, ना उसने पाकिस्तान में कोई टैक्स देना है। जब टैक्स नहीं देना तो उसकी विदहोल्डिंग करके हमने क्या करना? सो इस तरह की
फैसिलिटेटिव मेजर्स हमें लेने की जरूरत है फॉर दोज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। आप इसी को आगे लेके चलें। जो स्टार्टअप्स के ऊपर पॉलिसी आई थी कि अगर बाहर से पैसा आता है और वो भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उसकी एग्जम्पशंस आई हुई। तो दीज आर द थिंग्स जो अल्टीमेटली हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, और they would love to invest in Pakistan, they would love to work in Pakistan। देखें, आपका मुल्क due to any reason it is at that situation as of now, KG, if you start something, you start investing something, you will make profits perhaps which are nowhere available in the world। आप उसको एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी या सिचुएशन इतनी नीचे चली गई है कि एट दिस टाइम एनीबडी कैन इन्वेस्ट, इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बट यस दैट्स व्हाट इट इज practically। So positive side is that it can trigger more investment in this country, whether from non-resident Pakistanis or non-Pakistanis। So we simply need to have a facilitation for that। सर ऐसा, अच्छा, अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, सर ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं? अब वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वहाँ एक अच्छी जॉब कर रहा है, और जॉब से अचानक यहाँ आकर अगर वो जॉब करेगा तो 1.5 लाख 2 लाख मिलेगा, वहाँ उसको मिल रहे हैं से $10,000 पाउंड, इस तरह का कुछ भी मिल रहा है। तो सर ऐसा कौन सा सेक्टर है, वो किस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यहाँ ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं? शेयर जो, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, वो उसके भी हालात खराब है। ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां अगर वो इन्वेस्ट करे प्रॉपर्टी के अलावा तो वो कहे कि यार चलो मेरे पैसे बच जाएंगे या मैं थोड़े से बढ़ जाएंगे? ऐसा कौन सा सेक्टर है? देखें, कौन सा सेक्टर है जिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं उससे थोड़ा आगे जाता हूं। जो मैं आपको वो सेक्टर्स बताता हूं जिसमें पिछले 1-2 साल में हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर 2 एरियाज जिसमें ये बहुत काम हो रहा है। एक हो रहा है बैक ऑफिस या शेयर्ड सर्विसेज पे। आपके जितने भी इंटरनेशनली लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर इनटू सर्विस और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट पार्ट, या इवन मैन्युफैक्चरिंग और अदर बिजनेसेस, उन लोगों ने पाकिस्तान में अपना बैक ऑफिस क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली वी आर चीपर देन इवन इंडिया इस लिहाज से। सो उसमें 2 ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। एक तो आपके मुल्क को फायदा हो रहा है, नो डाउट इन इट। ठीक है, दूसरा उनके पर्सपेक्टिव से ये है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कंट्री। थर्डली, उनकी ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी एंगल से बेहतरी है, बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली गेटिंग द रिसोर्सेज व्हिच आर लेस एक्सपेंसिव फॉर देम एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज, एंड देन देयर इज अ रिलायबिलिटी फैक्टर। दैट्स वन एरिया। दूसरा एरिया जो जा रहा है वो आपका जा रहा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, और उसमें यस, वन ऑफ द फैक्टर इज के आपके मुल्क में आईटी एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनकम इज एग्जेम्प्ट, और वो अभी भी एग्जेम्प्ट है या उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता तो इफेक्टिवली टैक्स इम्पैक्ट नहीं है बेसिकली, आई वुड से। सो दैट्स अनदर एरिया जिस पे people are very bullish about that। वो हो रहा है। Then the third area I would say कि आपकी क्लीन एनर्जी की तरफ बहुत काम हो रहा है, बहुत R&D हो रही है। There are few startups जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। I know a couple of my friends who were based out of Pakistan, and one of them actually moved to Pakistan to set up his own research based what do you call it, setup related to EVs, electric vehicles, and इससे related। So I would say कि these are the 2-3 areas जिस पे होना चाहिए। तो एक अलग बात है जिस पे काम हो रहा है, and that I would again going to link with my previous comment जिसमें मैंने कहा था कि जी लोग बाहर जाते हैं तो ये नहीं होता कि वहीं के होके रह जाते हैं। One way or the other way, this whole movement contributes to the country itself also। So this is the way it is being contributing, and this we need to increase। The government need to increase that by facilitating them। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट्स को इनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए उनको करना चाहिए, क्योंकि
ना सिर्फ वो डॉलर भेज रहे हैं, बल्कि अब तो जिस तरह सर आपने इलेबोरेट किया, वो यहाँ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली से दूर रहकर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। श्योरली गवर्नमेंट को इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए जहाँ भी हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे। अच्छा सर, डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम की भी सर आपने बात की, अभी सर पाकिस्तान फुली डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम से कितना दूर है? 2-3 थिंग्स हम वैसे आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा. I have been involved in this particular field for quite some time over the last 2 years. So I don't know. I was surprised, and there is a possibility you might also be surprised कि हम दुनिया में बहुत पीछे नहीं हैं. आप ई-इनवॉइसिंग की बात करते हैं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात करते हैं, POS की बात करते हैं, ऑनलाइन जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, रियल टाइम वेरिफिकेशंस की बात करते हैं. ये सारी चीजें दुनिया में आई हुई हैं और ये हमारे मुल्क में भी आ गई हुई हैं, और बहुत सारे मुल्कों में सीरियसली स्पीकिंग ये अभी नहीं भी आई हैं. जो हमारे से एडवांस्ड कंट्रीज हैं वहां पे उस तरीके से नहीं आई हैं. आप और दे आर वर्किंग ऑन इट. अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉब्लम है ना इस वक्त, वो हमारा प्रॉब्लम सिर्फ एक है. हर सेक्टर अपने हिस्से का काम कर रहा है. We are recreating the wheel. Every sector is recreating, reinventing it. इनको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है. आपका प्रोविंशियल टैक्सेस या प्रोविंसेस जो रेगुलेटर है वो अपना एक सिस्टम बना के बैठा हुआ है. फेडरेशन अपनी सिस्टम बना के बैठी हुई है. नादरा का सिस्टम अलग चल रहा है, कस्टम्स का सिस्टम अलग चल रहा है. आई मीन वी ऑल नीड टू सिंक दो सिस्टम. बहुत सा डाटा इन सारे सिस्टम्स में अवेलेबल है. हमें जो हमारे मुल्क में एक चीज नहीं हो रही है जो कि बाकी मुल्कों में हो रही है, उन लोगों ने फोकस किया है कि इन सारे सिस्टम्स को नेटवर्क पे इकट्ठे ले आए और सिंक कर दें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को. वी सिंपली नीड टू वर्क ऑन दैट. बाकी सारी चीजें बहुत सारी हो गई हैं, आगे भी बहुत सारा काम हो रहा है. एंड आई फील कि इस एरिया में हम बहुत पीछे नहीं हैं और बहुत काम हो रहा है. और आगे जाके शायद आई थिंक बहुत जल्दी इफ वी मूव ऑन टू सिंक्रोनाइजिंग दोज डिफरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम्स, then that's the trick actually. जबरदस्त, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये पॉडकास्ट तो मेरा ख्याल है हमारे इकोनॉमिस्ट को भी सुनना चाहिए. अच्छा सर, सर जो सर जैसे आपको बहुत से लोग जानते हैं, तो जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्सेशन फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? स्पेसिफिकली जब सर वो फर्म से ट्रेन होकर नई फर्म बनाते हैं तो उसमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. इनिशियल क्लाइंट्स एक्वायर करना बड़ा मुश्किल होता है. तो सर इन सब के लिए आपकी क्या एडवाइस है? उनको किस तरह इनिशियल क्लाइंट्स मिल सकते हैं और किस तरह वो इस टैक्सेशन फील्ड में कैरियर बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं? वेरी गुड पॉइंट. देखिए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेटर्निटी या हमारे मेंबर्स का सीरियसली फ्रॉम द कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव दे आर वेरी वेरी गुड. और लेट मी यूज दैट वर्ड के आर्टिकल्स में जो झगड़ा लगता है ना, तो वो काफी होता है. ठीक है. सो दैट्स एन एरिया कि आई हैव नो डाउट्स ऑन दैट. द एरिया जिस पे मुझे भी काम करना पड़ा और मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, I would say the same area should be the focus area for everybody. That is your presentation skills, actually, your thought process. इस पे काम करने की जरूरत है. Because I feel कि हम लोगों को एक किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो आता है, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको अपनी कॉम्पिटेंसी को सेल कैसे करना है, we don't know that. So I would say that you might be great as far as your technical knowledge is concerned, but if you can't express yourself, what's the use of that? Aaj hi surprisingly I was going through one of the friend shared some book actually, तो उसकी executive summary में पढ़ रहा था.
आई डोंट नो, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया, बट it was an assessment which was mentioned there कि जी now it's 85% how you present yourself, how you carry yourself, how you speak about those things, and only 15% is your technical knowledge. I mean, can you imagine that? ठीक है, सो दुनिया इस तरफ जा रही है. हम हमें टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, बट उसके साथ once you are into the practical market, you should be in a position जिस पे you can sell yourself, sell your ideas, sell your potential to the client. And another important thing, don't undersell yourself. That is also very important. Competition is there, but don't undersell or undercut yourself. Because if there is a customer in the market and he values your service and you can make him realize that you are better than somebody, then he will get your service at a reasonable cost. So it's you who is going to base your own value. ये बहुत important point. So that's बिल्कुल सर, primarily I think. बिल्कुल सर. अच्छा सर, अगर हम देखें कि अगर हम थोड़ा इसको थोड़ा और फर्दर इस कन्वर्सेशन को आगे लेकर जाते हैं सर, एज्यूम करें कि एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने फॉर्म के साथ वही जिस तरह आप कहते हैं रगड़ा खाया है, 5-6 साल फॉर्म में लगाया, टेक्निकल नॉलेज आ गया, अब वो एक अपनी फॉर्म स्टार्ट करना चाहता है तो या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्या ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे कैसे क्या स्टेप्स हैं जो उसको लेने चाहिए ताकि वो अपने फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स जो है ना वो साइन अप कर सकें, या फिर जो पीआर की बेस पे इनिशियल फ्यू क्लाइंट्स पकड़ें फॉर्म के पीआर की बेस पे वहां से सेटअप लें और उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है. और दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर कितने साल का टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए उसके बाद अपना बच्चा जो कोई भी बच्चा फॉर्म बनाने का सोच सकता है. ओके, मैं पहले पार्ट पे आता हूँ. आई थिंक जो नंबर 1 पॉइंट आई कैन थिंक ऑफ इज कंसिस्टेंसी. व्हाई? बिकॉज सर्विस सेल करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. कोई भी चीज बेचना, कस्टमर को परसुएड करना टू बाय दैट थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आपके पास भी सेल्स एजेंट आते होंगे, ठीक है, कितनों को आप सुनते होंगे, कितनों को आप सुनते भी शायद नहीं होंगे, और फिर जिनको सुनते होंगे उनमें से भी वेरी फ्यू परसेंटेज से आप एक्चुअली कोई चीज बाय करते हो. सो आई वुड से कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि you have to keep on pursuing your potential customer. Number 2, connectivity. आपको उसको assess करना है, connected रहना है. Number 3, another important point. आपने अपने क्लाइंट की नीड को assess करना है. यानी देखें, एक क्लाइंट को मोबाइल चाहिए और आप उसको लैपटॉप बेच रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट थिंग. और फिर आप 6 महीने उसको बेचते रहे और आप कहें कि जी दुनिया बड़ी जालिम है, मेरी बात ही सुनती है. द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डू योर एनालिसिस कि आपके क्लाइंट को चाहिए क्या है, एंड देन सेल दैट थिंग, ट्राई टू सेल दैट थिंग. चौथी चीज आई थिंक ऑनेस्टी, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Number 5th, I would say accessibility. Client जब आपसे सर्विस मांगता है, सो देखें टैक्स हो गया, ऑडिट हो गया, देयर आर समटाइम्स डिलेज इन सर्विसेज, हो जाता है. 2 अप्रोच हो सकती है. क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं कर रहा, आपकी डेडलाइन थी, आपने मीट नहीं की और आप चुप करके बैठ गए. फिर क्लाइंट आपको फोन करेगा और आपने फोन नहीं उठाया, ठीक है, there's the problem starts. There could be another approach. आपको पता लग गया है कि जी you will not be in a position to meet the deadline. बड़ा आसान सा तरीका है. Call the client, discuss with him, this is the reason. Majority clients understand that. कुछ नहीं करेंगे, वो थोड़ा बहुत शायद क्या कहेंगे, एम्बैरसमेंट दिखा सकते हैं,
but still it would be a lot better than the circumstances जो आप अनएक्सेसिबल होके करते